मरना कोई नहीं चाहता लेकिन स्वर्ग सबको चाहिए। पढ़ना कोई नहीं चाहता पर जॉब सबको चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं केपी सर आपके सामने पुनः हाजिर हूँ लाइव क्लास लेकर। साथियों, आज कुछ बेहतरीन और कुछ हटके पढ़ते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में अपनी बात हुई थी संसद में। संसद का जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसमें साथियों हमने संसद में राज्यसभा, लोकसभा, उनके जो नाम थे, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करी थी। दोनों सदनों की सारी बातें कंप्लीट हो गई थी। अब हम बात कर रहे हैं संसद में कानून निर्माण की। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। संसद की कार्य प्रणाली। संसद की कार्य प्रणाली की क्या कार्य करती है संसद? साथियों, जब हमने शुरू किया था तो ये कहा था कि संसद को विधायिका भी कहा जाता है, अर्थात संसद देश में कानून निर्माण करने का कार्य करती है। तो साथियों, कानून निर्माण करती कैसे? किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है। अगर साथियों आपको कार्य करने का तरीका बेहतरीन है और आप सही ढंग से कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य की रिजल्ट तक, उस कार्य के अंजाम तक हम पहुंच जाते हैं। और साथियों, अगर काम करने का तरीका ही हमारा गलत है तो रिजल्ट भी हमारा गलत ही आता है। साथियों, चर्चा शुरू करते हैं कि संसद कानून निर्माण कैसे करती है। तो संसद किस तरीके से कार्य करती है वो उसकी कार्य प्रणाली कहती है। साथियों, संविधान का अनुच्छेद 85 जो है, अनुच्छेद 85, वो ये कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद के सत्र बुलाए जाएंगे कानून निर्माण करने के लिए। अभी समझना, संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। क्या कार्य करती है संसद? कानूनों का निर्माण करती है। और कानून निर्माण करने के जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है वो उसकी कार्य प्रणाली कहलाती है। और अनुच्छेद 85 के तहत क्या कहा गया कि संसद में कानून निर्माण करने के लिए संसद के सत्र बुलाए जाएंगे। संसद के सत्र बुलाए जाएंगे। और साथियों, संसद सत्र बुलाने का कार्य अनुच्छेद 85 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। साथियों ध्यान देना, कहा क्या गया है? संविधान का अनुच्छेद 85 चीख चीख कर कह रहा कि ये संसद के सत्र राष्ट्रपति जब चाहे तब बुला सकता है, जब चाहे तब बुला सकता है। लेकिन यहां जो नियम राष्ट्रपति के लिए बताया गया है, आप प्रश्न करोगे कि सर कब बुला सकता है? क्या कभी नहीं बुलाए, अपनी मनमर्जी करेगा? तो साथियों, सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति को स्वतंत्र छोड़ा गया, लेकिन उसके साथ जो नियम बताए गए हैं वो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब संसद के सत्र बुलाए, लेकिन किन्हीं भी दो सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा, अर्थात एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके अगले सत्र की, 1 वर्ष की बात कर रहा हूं साथियों, एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जब मर्जी हो तब राष्ट्रपति संसद सत्र बुला सकता है। सामान्यतः भारत में राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित 3 सत्र बुलाए जाते हैं। साथियों, किसी भी वर्ष में आयोजित होने वाला पहला सत्र जो होता है वो कहलाता है बजट सत्र। क्या कहा जाता है? बजट सत्र। साथियों, बजट सत्र जो है वो फरवरी से लेकर मई महीने के बीच कभी भी बुलाया जा सकता है। साथियों, किसी भी वर्ष आयोजित होने वाला दूसरा जो सत्र होता है वो कहलाता है मानसून सत्र। मानसून सत्र बुलाया जाता है। किसी भी वर्ष में दूसरा जो सत्र होता है ये जुलाई से लेकर सितंबर माह में कभी भी बुलाया जा सकता है। और साथियों, तीसरा जो किसी भी वर्ष में बुलाने वाला सत्र होता है वो कहलाता है शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र कहलाएगा मित्रों? शीतकालीन सत्र। ये किसी भी वर्ष में आयोजित होने वाला अंतिम और संसद का तीसरा सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर के बीच कभी भी बुलाया जा सकता है। साथियों, मेरी बातों पे गौर करना। संसद का कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका क्या है वो हम बात कर रहे हैं। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। इन कानूनों का निर्माण करने के लिए अपनी संसद के जो सत्र हैं, जो 2 सदन है,
एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उन दोनों को बुलाता है, उन दोनों की बैठक करवाता है, उन दोनों को मिलने के लिए बुलाता है राष्ट्रपति। तो संसद के सत्र बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत। अब ये कहा गया कि कब बुलाएं, तो कभी भी बुला सकता है, लेकिन 2 सत्रों के बीच दूरी क्या है, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। किसी भी वर्ष का पहला सत्र जो है वो बजट सत्र होगा साथियों, और ये बजट सत्र कब से कब तक है, फरवरी से मई। कई बार साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी वर्ष में आयोजित होने वाला पहला सत्र कौन सा होगा, तो मोस्टली कौन सा होता है, बजट सत्र होता है। हाँ, ये अलग बात है, ये अलग बात है कभी कभार कि किसी कारणवश बजट सत्र ना बुलाया जाए, वो अलग बात है, पर सामान्यतः बजट सत्र बुलाया जाता है। अब साथियों यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मुझे ध्यान आई है, वो अनुच्छेद 87 कह रहा है कि किसी भी वर्ष में आयोजित होने वाली पहली बैठक को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण या सिंहासन का भाषण कहा जाता है। अगर हमेशा की तरह बजट सत्र आया है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण भी कब आएगा, बजट सत्र में आएगा। साथियों दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और तीसरा शीतकालीन सत्र। मेरे प्यारे साथियों, यहां से जो सवाल बनकर आए हैं, जो सवाल बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो यहां समय अवधि का सवाल आप ध्यान देंगे। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ा समय अवधि के अनुसार सत्र कौन सा होगा, तो मेरे प्यारे मित्रों आप क्या बता दोगे, बोले सर बजट सत्र होगा। क्योंकि देखना, ध्यान देना सर, आप फरवरी से मई के बीच कौन सा रहा है, बजट सत्र। जुलाई से सितंबर के बीच मानसून सत्र, और नवंबर दिसंबर के बीच कौन सा रहा है, शीतकालीन सत्र। तो प्यारे साथियों, सबसे लंबा समय अवधि का जो सत्र है वो तो होता है बजट सत्र, और सबसे छोटी अवधि का जो सत्र होता है वो कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र। ये संसद के सत्र, और इन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। साथियों यहां से एक सवाल आता है कि इन सत्र जो बुलाए जाते हैं इनकी अध्यक्षता कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने पास 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। प्यारे साथियों आपको बता दूं, लोकसभा के सत्र में और राज्यसभा के सत्र में दोनों को मिलाएं तो संसद का सत्र कहलाता है। याद रखना, सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना काम राष्ट्रपति का होता है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर सत्र की जगह शब्द आपको मिल जाए बैठक, ध्यान देना साथियों, अगर सत्र की जगह आपको क्या शब्द मिल जाए, बैठक, तो याद रखना जिस भी सदन की बात पूछे, सत्र तो संसद का हो गया, जिस भी सदन की बात पूछे, अगर पूछे कि लोकसभा में सत्र की बैठकों की अध्यक्षता, बैठक बुलाना, समाप्त करना, बैठक शब्द आ जाए, तो मेरे प्यारे साथियों जिस भी सदन की बैठक की बात करें उस सदन का अध्यक्ष बुलाता है। अगर तो आपसे पूछे, अब आप प्रश्न करोगे कि सर लोकसभा में, तो लोकसभा की बैठक बुलाना, बैठक स्थगन करना, ये काम तो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा की बात आप पूछोगे मुझसे तो आपको जवाब मिलेगा राज्यसभा का सभापति। आपको इतना पहले ही बता चुका हूं मैं लोकसभा और राज्यसभा के पार्ट में कि अगर दोनों ही सदनों में लोकसभा में अध्यक्ष नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता उसका उपाध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में सभापति नहीं है तो उनकी अध्यक्षता उपसभापति करेगा। और आप प्यारे साथियों ये कह दो कि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो साथियों जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा फिर क्या किया जाता है, बैठक में किसी एक को मनोनीत किया जाता है, बैठक में किसी एक को अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया जाता है। जो भी प्रक्रिया होती है सदस्यों द्वारा कर लिया जाता है। तो ये तो साथियों बात थी कार्य प्रणाली की। अब साथियों हम बात करते हैं संसद में कानून निर्माण की। तो देखना, संसद में कानून निर्माण करना। मेरे प्यारे साथियों, संसद में कानून निर्माण करने के लिए सत्र बुलाए जाते हैं, और सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाएंगे, पहले बात कर चुके हैं। अब संसद में कानून निर्माण जो है वो विधेयकों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, विधेयक के माध्यम से होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक शब्द तो आपके पास विधेयक है और एक शब्द आपके पास आता है अधिनियम। कई बार आप इस उलझन में रह जाते हैं कि किसे तो हम अधिनियम कहते हैं और किसे हम विधेयक कहते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी बात का मसौदा तैयार करके जो संसद के समक्ष रखा जाता है वो तो विधेयक कहलाता है, और उस विधेयक पर संसद की मोहर लग जाती है, संसद के दोनों सदन पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो कानून के रूप में जिस दिन लागू हो जाता है उस दिन क्या बन जाता है, अधिनियम। जब तक किसी मसौदे पर, जब तक किसी चर्चा चल रही है, किसी कानून निर्माण को लेकर बात चल रही है, किसी मसौदे को लेकर चर्चा चल रही है, जब तक संसद में विचाराधीन है वो क्या कहलाएगा प्यारे साथियों, विधेयक कहलाएगा। जिस दिन वो पारित होके कानून के रूप में लागू हो जाता है वो क्या कहलाता है, अधिनियम। प्यारे साथियों, विधेयक जो हैं
वो दो प्रकार के होते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं? प्रस्तुतिकरण के आधार पर, प्रस्तुत करने के तरीके के आधार पर, प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के हैं। एक तो प्यारे साथियों सरकारी विधेयक होता है। विधेयक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो सरकारी विधेयक है और दूसरा प्यारे साथियों गैर सरकारी विधेयक है। अब आप सवाल करोगे कि सर सरकारी विधेयक तो किसे कहते हैं और गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? प्यारे साथियों सीधा सीधा याद रखना, बिल्कुल भी आपको उलझन में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मंत्री प्रस्तुत करे, मंत्री द्वारा प्रस्तुत, किसी भी मंत्री द्वारा, आपने प्रधानमंत्री पढ़ा है, आपने पढ़ा है मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। साथियों अगर किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। और प्यारे साथियों अगर संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा, मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य, अब यहां साथियों आप गौर करना, वो चाहे सत्ता दल का हो, चाहे विपक्षी दल का हो, चाहे निर्दलीय हो, यहां कोई मायने नहीं रखता। यहां केवल इतनी सी बात मायने रखती है कि यदि किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया तो सरकारी विधेयक कहलाएगा और गैर सरकारी विधेयक क्या कहलाएगा? संसद का कोई भी सदस्य, संसद सदस्य द्वारा अगर प्रस्तुत किया गया है तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी कहलाएगा। अब साथियों यहां ध्यान देना है, विधेयक प्रस्तुत करने से पहले पूरी कहानी समझते हैं। संसद में होता क्या है? जो भी व्यक्ति विधेयक लेके आता है उसको लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी होती है। अब अगर सरकारी विधेयक लेके आ रहा है, समझना साथियों, सरकारी विधेयक लेके आ रहा है तो 7 दिन की पूर्व सूचना पर, और अगर गैर सरकारी है तो 1 माह की पूर्व सूचना। अर्थात यदि विधेयक सरकारी है तो 7 दिन जिस भी सदन में रखा जा रहा है उस सदन के अध्यक्ष को 7 दिन पूर्व सूचना देगी। अध्यक्ष विधेयक प्रस्तुत करने की तारीख निश्चित करता है, तारीख पे तारीख वाली कहानी बता रहा हूं। और अगर गैर सरकारी है तो 1 माह पूर्व सूचना देनी होती है। अध्यक्ष उसको रखने की सूचना, सदन के समक्ष रखने की आज्ञा जो है वो तारीख जो है निश्चित करता है। अब क्या क्या सवाल बनेंगे? प्रस्तुतिकरण के आधार पर सामान्यतः विधेयक कितने प्रकार के हैं? आपका जवाब होगा सर 2 प्रकार के। कौन कौन से? सरकारी और गैर सरकारी। कैसे पता चलेगा कि सरकारी विधेयक है या नहीं है? तो साथियों सरकारी विधेयक के साथ किसी मंत्री का नाम जुड़ा होता है। अगर कोई संसद का सामान्य सदस्य प्रस्तुत कर रहा है संसद सदस्य द्वारा तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। साथियों बता दूं आपको, सरकारी विधेयक पारित होना आवश्यक होता है वरना सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। और प्यारे साथियों गैर सरकारी विधेयक में से कोई बात नहीं की गई है, अर्थात ये पारित हो या नहीं हो वर्तमान मौजूदा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों कानून निर्माण की कहानी शुरू करते हैं। अब कानूनों का निर्माण विधेयकों के माध्यम से किया जाता है और कार्यशैली के आधार पर विधेयक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। विधेयकों के प्रकार, विधेयक कार्यशैली के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? समझते हैं। देखना कि प्रथम जो विधेयक होता है उसे हम साधारण विधेयक कहते हैं। क्या कहेंगे? साधारण विधेयक कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे सामान्यतः हम धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक। एक होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और प्यारे साथियों एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं कार्यशैली के आधार पर। पुनः शब्दों पे ध्यान दें, मैं आपको बता चुका हूं प्रस्तुतिकरण के आधार पर सामान्यतः विधेयक 2 प्रकार के हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। और साथियों कार्यशैली के आधार पर, काम करने के तरीके के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के हैं। साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम आज हम बात शुरू करते हैं साधारण विधेयक की। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? धन की बात, वित्त की बात और संविधान संशोधन के अलावा सारी जो चीजें हैं वो किस में आएंगी? साधारण विधेयक में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक।
मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप मुझसे करोगे कि सर साधारण का मतलब क्या होता है। साधारण किसे कहते हैं? तो जिसमें साथियों कुछ भी विशेष बात नहीं हो। जैसे हम कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, आम इंसान हैं, तो अगर किसी व्यक्ति के एक हाथ नहीं हो, किसी व्यक्ति के एक पैर नहीं हो, किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं हो, तो मेरे ख्याल से हम उसे साधारण या आम इंसान नहीं कहते हैं। हम उसके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ एक अलग हटकर है। तो जिसमें कुछ भी अलग नहीं होता है, सब कुछ विशेष नहीं होता है, कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, हम उसे साधारण कहते हैं। फिर वो चाहे इंसान हो, चाहे इमारत हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जिसमें कुछ भी अलग पाया जाता है उसे हम विशेष कहते हैं। प्यारे साथियों, साधारण विधेयक में सार्वजनिक रूप से सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं। अनुच्छेद 107 में विधेयक प्रस्तुतिकरण की चर्चा करी गई है कि विधेयकों का पुनर्स्थापन विधेयकों को रखने की चर्चा जो है 107 में की गई है। अब साथियों देखना, इसकी कहानी को समझते हैं। अपन बात कर रहे हैं साधारण की, तो साधारण जो होता है वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, उसके लिए कोई नियम नहीं होती, क्योंकि इसीलिए तो वो साधारण है। ठीक है, तो विधेयक रखेंगे कहां हम? दो जगह, या तो हम विधेयक रख सकते हैं राज्यसभा में, या हम विधेयक रख सकते हैं लोकसभा में। समझना मेरे प्यारे साथियों, तो कहने का मतलब क्या है, इस कहानी को समझने की कोशिश करना कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वो लोकसभा में भी रखा जा सकता है, वो राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, अर्थात किसी भी सदन में इसे रख सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं होता कि लोकसभा में ही रखा जाएगा या राज्यसभा में ही रखा जाएगा। ये साधारण है, इसलिए प्यारे साथियों इस पर काम करने की बातें जो हैं वो दोनों सदनों को बराबर दी गई हैं। अर्थात साधारण पे या तो किसी का हक नहीं होता, या मेरे प्यारे साथियों सबका हक होता है। तो साधारण विधेयक पर दोनों सदनों को बराबर की शक्तियां दी गई हैं। अब कोई भी सदन में, पहले चाहे लोकसभा में रखें चाहे राज्यसभा में रखें, अगर लोकसभा में रखे हैं, अब ये साधारण सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है, अगर लोकसभा में रखा गया है तो इस पर 3 वाचन होते हैं। इस पर वाचन कितने होते हैं? किसी भी विधेयक पर कितने वाचन होंगे? 3 वाचन होंगे। प्रथम वाचन में प्रस्तुत करनी की बात आती है, अर्थात किसी विधेयक को संसद में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसका प्रथम वाचन कहलाता है। उसके बाद उसे सदस्यों के सामने रखा जाता है, सदस्य उसे पारित करते हैं तो सरकारी गजट में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद उस विधेयक पर बहस के लिए रखा जाता है। सरकारी गजट में प्रस्तुत करने के बाद जब बहस के लिए रखा जाता है, उस विधेयक की एक एक कॉपी सारे सदस्यों को दी जाती है। ये जो बहस के लिए रखा जाता है, ये कौन सा वाचन कहलाता है? दूसरा वाचन कहलाता है। और मेरे प्यारे साथियों, पारित करना, स्वीकार या अस्वीकार अंतिम रूप से क्या कहलाता है? तीसरा वाचन कहलाता है। पहले वाचन में सदन के समक्ष रखा गया है, अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी है रखने की, रखा जा चुका है, सदस्य अगर इसे रखने की अनुमति मिल जाती है, विरोध नहीं होता है, तो यह प्रथम वाचन कहलाता है। दूसरे वाचन में इस पर बहस की जाती है, दूसरे वाचन के दौरान जब रखने की अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद एक एक फोटोकॉपी सबको दी जाती है, बहस की जाती है। दूसरा वाचन कहलाता है, मूल सिद्धांतों पर बहस होती है, और तीसरे वाचन में केवल भाषा संबंधी बातें होती हैं, इसके अलावा कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता। और तीसरे वाचन में या तो स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर प्यारे साथियों अस्वीकार कर लिया जाएगा। अब अगर 3 वाचन पूरे हो गए तो एक सदन से विधेयक किस सदन में जाएगा? दूसरे सदन में। अगर पहले लोकसभा ने रखा है तो राज्यसभा के पास जाएगा, और पहले राज्यसभा ने रखा है तो लोकसभा के पास जाएगा। साथियों पुनः देखना, बात कर रहा हूं साधारण की, एक आम इंसान की, एक आम कार्य की बात कर रहा हूं। तो साधारण विधेयक को हम लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। जिस भी सदन में रखें, कितने वाचन किए जाएंगे? 3 वाचन किए जाएंगे। 3 वाचन पूरे होने का मतलब है उस सदन द्वारा स्वीकार या अस्वीकार, अगर जिस सदन में रखा गया उसने ही अस्वीकार कर दिया तो विधेयक यहीं का यहीं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पर अगर उस सदन ने पारित कर दिया तो विधेयक दूसरे सदन में जाएगा, सेम टू सेम, अर्थात यही की यही प्रक्रिया, 3 वाचन की प्रक्रिया दूसरे सदन में भी अपनाई जाती है। और प्यारे साथियों, अगर दूसरे सदन ने भी इसे पारित कर दिया है तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति लेने हेतु भेजा जाता है। और अनुच्छेद 111 हम राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ चुके हैं, जिस पर राष्ट्रपति विचार करने की ताकत रखता है। अनुच्छेद 111 के तहत क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति?
पारित करने की अनुमति दे सकता है अर्थात हस्ताक्षर करता है, मना कर सकता है अर्थात पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है, या फिर जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। और अगर प्यारे साथियों राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो ये विधेयक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसी विधेयक को अधिनियम बनने में क्या, तो ये होता है अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा। क्योंकि साथियों अनुच्छेद 89 में 79 में सॉरी संसद की प्रक्रिया का उल्लेख है कि संसद होगी जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करेगी, और इसके 3 अंग बताए गए हैं। सबसे पहले हमने चर्चा करी थी, संसद का पाठ शुरू किया था। 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जब तक तीनों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक संसद में कोई भी विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो एक कानून के रूप में लागू हो जाता है। अब यहां पर जो एक बहुत अच्छी जो बात है, जो एक बहुत समझने लायक बात है, वो ये है कि यदि किसी साधारण विधेयक को एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन ने मना कर दिया, क्या क्या करेगा, एक सदन पारित करेगा, दूसरा सदन मना करेगा। एक सदन पारित करेगा, दूसरा सदन इसे कितने माह तक रोक सकता है, 6 माह तक। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किसी साधारण विधेयक को एक सदन द्वारा पारित करने के पश्चात दूसरा सदन अधिकतम कितने दिन रोक सकता है। तो प्यारे साथियों आपका जवाब क्या हो जाएगा, 6 माह तक रोक सकता है। अब अगर किसी साधारण विधेयक को एक सदन बार बार पारित करे या दूसरा सदन बार बार मना करे, एक सदन ने पारित किया, दूसरे ने 6 माह या उससे अधिक समय तक रोक लिया, तो इसे हम संसद के दोनों सदनों का मतभेद या गतिरोध कहते हैं, जिसे दूर करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत क्या बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। प्यारे साथियों यहां बहुत सारे सवाल हैं, बहुत बातें करेंगे, मजा आएगा आपको। अगर आप इस चीज में मेरे साथ बने रहे और एक बार पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप ये भूलोगे नहीं। और मेरे ख्याल से इस तरीके से, इतने इजी तरीके से आपने पढ़ा नहीं होगा। समझना, देखो क्यों बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। हम संसद की बात करें, संसद में 2 हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। उन दोनों में मतभेद है, गतिरोध है। मतभेद का मतलब है लोकसभा ने किसी बात के लिए, समझना कहानी को, लोकसभा ने किसी बात के लिए हाँ की है और राज्यसभा ने बार बार उसी बात के लिए क्या किया है, ना किया है। हाँ ना, इसे मतभेद गतिरोध कहते हैं। दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन। अब यहां से क्या क्या सवाल आते हैं। पहला सवाल, अध्यक्षता कौन करेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए एक समय था जब पहले बच्चे जवाब नहीं दे पाते थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो जवाब देते हैं बड़ा मजा आता है, ये पढ़ाने में हमें अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों, उन विद्वान बच्चों के बीच पढ़ा रहा हूं जो कहानी सुनने से पहले उसके अंजाम तक पहुंच जाते हैं। प्यारे साथियों अगर आप इसी तरह लगन और मेहनत से आगे बढ़ते रहे तो कोई आपको नहीं रोक सकता। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक निरंतरता की जो जरूरी है, एक अभ्यास की जो जरूरी है, एक जज्बे की जो जरूरी है, एक एटीट्यूड की जो जरूरी होती है, वो प्यारे साथियों आप में है। बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भाई, चलो। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को जवाब देने के लिए। सवाल पुनः दोहरा रहा हूं, अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो, जो कि हो भी चुका है, आगे हम चर्चा करेंगे, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो जवाब बिल्कुल सही है प्यारे साथियों आप लोगों का। उसकी अनुपस्थिति में, ये अगर नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। चलो ठीक है भाई। अगर
मैं ये कह दूं कि उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? सवाल सुन ले साथियों, पुनः दोहरा रहा हूं। साधारण विधेयक पर मुद्दा लड़ाई होने पर 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118.4, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 118.4 के तहत। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, पद खाली है, कोई भी कारण है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। साथियों पुनः एक सवाल रख रहा हूं आपके सामने। मैं कह दूं अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा? 5 सेकंड का पुनः आपको वक्त दे रहा हूं। अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है तो अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा? साथियों ध्यान देना, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो यहां संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो राज्यसभा के सभापति नहीं करेंगे साथियों, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति यहां अध्यक्षता करेंगे। प्यारे साथियों, पहला सवाल जो आपके दिमाग में, आप मुझसे प्रश्न करोगे कि सर सभापति क्यों नहीं करेंगे, तो मेरे विद्वान साथियों आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो एकमात्र ऐसा पद है, संसद के साथ जो पद जुड़ा हुआ है वो एकमात्र ऐसा पद जो उस सदन का सदस्य नहीं होता या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। आपको बता दूं साथियों, उपसभापति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं वो किसी भी सदन के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं होते। और साथियों जो उस सदन के सदस्य ही नहीं है, उस संसद के सदस्य नहीं है, तो अध्यक्षता भी नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे साथियों राज्यसभा के उपसभापति पर फिर एक सवाल रख रहा हूं, मजा आ रहा है ना? अगर प्यारे साथियों राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं हैं तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से। पुनः दोहरा दूं, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। पर अगर उपसभापति भी नहीं है, हालांकि ऐसा होना बहुत मुमकिन नहीं है, पर हम इसको नकार भी नहीं सकते, तो अध्यक्षता कौन करेगा? अब साथियों यहां ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी बैठक का जो कोरम होता है वो 1/10 होता है। 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। और ये जो संसद के सदस्यों द्वारा जो पारित किया जाता है, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। तो अगर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है और राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है, तो जो सदस्य हैं, सदस्यों द्वारा एक कोई भी व्यक्ति, सदस्यों द्वारा किसी एक के द्वारा इस अधिवेशन की क्या की जाएगी? अध्यक्षता की जाएगी। किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। पुनः ध्यान दें, आप लोगों को शायद ये समझ नहीं आया, सामान्यतः संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। साथियों सारी बात बताऊंगा, जुड़े रहना लास्ट तक। अब तक कितने अधिवेशन हुए हैं, किस किस ने बुलाए हैं, बहुत सारे सवालों की चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे सवालों की। मैं साथियों इस संयुक्त अधिवेशन पे आपको कम से कम 20 सवाल देके जा रहा हूं, कम से कम 20 सवाल। तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, बुलाएगा, राष्ट्रपति 108 के तहत, अध्यक्षता 118.4 के तहत। ये अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो सभापति, सभापति, उपसभापति, और उपसभापति नहीं है तो सदस्यों द्वारा किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। कोरम रहेगा 1/10। उपस्थित सदस्यों के मतदान करने के बहुमत के आधार पर यह पारित होना चाहिए। प्यारे साथियों मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अब तक भारतीय संसद के इतिहास में कितने संयुक्त अधिवेशन आयोजित हो चुके हैं? तो प्यारे साथियों अब तक जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुए हैं वो 3 आयोजित हुए हैं। अब तक 56 नहीं बता रहा हूं, अब तक 56। अब तक कितने संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुए हैं? 3 संयुक्त अधिवेशन। अब तक भारतीय संसद के इतिहास में कितने आयोजित हुए हैं? 3 संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुए। पूरी कहानी सुनते हैं साथियों। शायद आपने इतना पढ़ा नहीं होगा
कि 3 जो अधिवेशन आयोजित हुए संसद के संयुक्त अधिवेशन के रूप में, वो कब कब आयोजित हुए। पूरी कहानी पे लेके चलता हूं साथियों, क्या क्या सवाल हो सकता है। कि पहला अधिवेशन, अब यहां आप मुझसे प्रश्न करोगे सर कि पहला जो संयुक्त अधिवेशन था वो कब हुआ। तो साथियों पहला जो है वो 6 मई 1961 को हुआ। किस कारण से हुआ, कोई न कोई तो मुद्दा रहा होगा। तो साथियों मुद्दा क्या था, दहेज विरोधी अधिनियम। दहेज विरोधी अधिनियम पर यह संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ था। साथियों राष्ट्रपति कौन थे यहां पे, देखना सवाल क्या क्या बन सकते हैं। कब आयोजित हुआ, किस अधिनियम को ध्यान से सुनना। कोई भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो कब आयोजित हुआ, किस बात को लेकर आयोजित हुआ, बुलाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, और उस समय कौन सी लोकसभा चल रही थी। सवाल पुनः दोहरा रहा हूं, आप तैयार रहें। यही सवाल हम तीनों अधिवेशन में करने वाले हैं। बुलाने वाला अध्यक्ष, पहला संयुक्त अधिवेशन या कोई भी संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित हुआ। तो अपने पास पहला संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित हुआ, 6 मई 1961 को। किस कारण से आयोजित हुआ, तो बोलोगे दहेज विरोधी अधिनियम। बुलाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना, ये कारण हो गया अपना। फिर अपन लिखेंगे राष्ट्रपति, उस समय किस राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। साथियों 3 राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, जैसे आपको नाम दे दिया जाए राजेंद्र प्रसाद, आपको नाम दे दिया जाए अब्दुल कलाम, आपको नाम दे दिया जाए वीडी जत्ती, आपको नाम दे दिया जाए KR नारायणन, कोई भी आपको नाम दे दिया जाए। एक साधारण सा सवाल पूछेगा, निम्न में से किस व्यक्ति ने, किस राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था, या 3 नाम देके पूछेगा किसने नहीं बुलाया था। ध्यान देना साथियों। तो राष्ट्रपति कौन थे, आपसे यह भी पूछ सकता है, जैसे 3 अब तक संयुक्त अधिवेशन है तो जाहिर सी बात है 3 राष्ट्रपतियों ने बुलाया। आपको तीनों के नाम देके पूछ सकता है, पहला संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, अंतिम संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। शब्दों का हेर फेर होता है साथियों, तैयारी सभी करते हैं, पर ये जो एग्जाम का पैटर्न जो होता है, ये जो परीक्षक जो होता है उसके जो पूछने का जो तरीका होता है, परीक्षार्थी समझ नहीं पाता है और इसीलिए हम उलझन में पड़ जाते हैं। तो साथियों राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे साथियों, मैंने राष्ट्रपति का जो वीडियो डाला था इसी चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार राष्ट्रपति का वीडियो देखो। एक मैंने आपको सूत्र दिया था, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन नीलम की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब रामनाथ के साथ। साथियों उस सूत्र के साथ मैंने विद डेट, और तभी मैंने आपको ये कहा भी था, आप वीडियो पे नीचे लिंक पे जाके देख सकते हैं, माइंड कोचिंग क्लासेज के वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वहां आप देखना, मैंने कहा था कि ये आपने अगर याद कर लिया, एक बार यहां पुनः दोहरा रहा हूं, आप राष्ट्रपति वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन नीलम की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब रामनाथ के साथ। मैंने इस सूत्र के साथ सारे जो राष्ट्रपति हैं उनको विद डेट सारी चीजें बताई हैं। तो 6 मई 1961 के दिन भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 1950 से लेके 1962 तक रहे, राष्ट्रपति हुए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन था, PM कौन था। तो उस समय पहले प्रधानमंत्री, यहां से भी तो सवाल पुटअप हो सकता है कि पहले प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संयुक्त अधिवेशन आया, तो यहां पे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। साथियों एक और सवाल यहां हो सकता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, पहले संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे अनंत कुमार संयन्नम, उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। और मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछ ले कि लोकसभा कौन सी थी, सवाल तो सवाल होते हैं साथियों, कुछ भी सवाल पूछा सकता है भाई। जैसे मैं सीधा सीधा पूछ लूं, 4 लोकसभा के नाम आपको दे दिए और आपसे पूछा जाए कि उस लोकसभा का नाम बताइए जिसमें पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, तो यहां पे लोकसभा कौन सी चल रही है, दूसरी लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा थी, दूसरी। साथियों देखो सवाल कितने हो गए, 6 सवाल हैं अब तक, पहले संयुक्त अधिवेशन से 6 सवाल हैं। कब बुलाया गया, 6 मई 1961 को।
कारण क्या था? दहेज विरोधी अधिनियम। राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता अनंत कुमार सेन, जो लोकसभा अध्यक्ष करता है 104 के तहत, अनुच्छेद 118.4 के तहत। और लोकसभा कौन सी चल रही थी उस समय? दूसरी लोकसभा चल रही थी। साथियों, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है। चलिए साथियों, दूसरे विधेयक पर चलते हैं। दूसरा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? क्या क्या बातें हुई? अब बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, कौन बुलाएगा क्या नहीं होगा। तो साथियों शुरू करते हैं। कब दूसरा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? तो यह बुलाया गया था 16 मई 1978। 16 मई 1978 को बुलाया गया। कारण क्या था इसका? क्या कारण था? तो साथियों इसका कारण था बैंकिंग अधिनियम। किस कारण से बुलाया गया? बैंकिंग अधिनियम के कारण बुलाया गया। ठीक है भाई, चलो मान लिया बात, बैंकिंग अधिनियम के कारण बुलाया गया। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? वही पांचों सवाल वही आने हैं बार बार। किसने बुलाया? प्रधानमंत्री कौन है? अध्यक्षता किसने करी? तो इस समय राष्ट्रपति, आपको फिर राजू की राधा जाकर गिरी सूत्र देखना ही पड़ेगा, अन्यथा ये सारे सवाल सही नहीं होंगे। या देखो साथियों, दो तरीके हैं, या तो आप रट लो या फिर साथियों आप समझ लो। तो देखना, राष्ट्रपति हैं नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी यहां राष्ट्रपति हैं, जिनके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अध्यक्षता किसने करी थी? सॉरी, इससे पहले अपन बात शुरू कर सकते हैं प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहां पे पीएम कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अब बात करें अध्यक्षता किसने करी? सवाल सीधे सीधे यही पूछे जाएंगे, बस समझने का फेर है। तो अध्यक्षता किसने करी है? तो यहां पे लोकसभा अध्यक्ष हैं के.एस. हेगड़े। तो दूसरे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के.एस. हेगड़े द्वारा की गई है। और साथियों अंतिम सवाल जो है वो है कि लोकसभा कौन सी थी? किस लोकसभा में बुलाया गया था? तो आपको पता ही होगा 1978 में कौन सी लोकसभा चल रही थी? 6वीं लोकसभा थी। 5 सवाल हो गए साथियों, 6 सवाल हो गए। दूसरा संयुक्त अधिवेशन 16 मई 1978 को बुलाया गया। कारण क्या था? बैंकिंग अधिनियम पर। राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, अध्यक्षता के.एस. हेगड़े, और लोकसभा कौन सी है? 6ठी लोकसभा। मैंने साथियों इस तरीके से लिखा है कि आप इस वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आराम से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये चीजें सामान्यतः आपको मिलेंगी नहीं, देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए साथियों बात शुरू करते हैं तीसरे अधिवेशन की, कि तीसरा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था। चलिए भाई, तो तीसरा, वही 5-6 सवाल आएंगे अपने पास। कब बुलाया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 26 मार्च 2002 को बुलाया गया। 26 मार्च 2002 को बुलाया गया। फिर अगला सवाल आएगा अपने पास कि इसका कारण क्या था? किस कारण से यह अधिनियम बुलाया गया था, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? तो साथियों इसका कारण था पोटा अधिनियम, या उसको पोटा एक्ट भी कह सकते हैं, POTA, पोटा एक्ट। ये साथियों थोड़ा सा यहां बता दूं, ये आतंकवाद विरोधी अधिनियम था। इस आतंकवाद विरोधी, हालांकि इसको बाद में समाप्त भी कर दिया गया था, लेकिन इस पोटा एक्ट पर लाया गया था। तो यहां पे बुलाने वाले व्यक्ति कौन है? 26 मार्च 2002 को बुलाया गया। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति कौन है? तीसरे संयुक्त अधिवेशन को बुलाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो आपका जवाब आ जाएगा KR नारायणन। अब या तो आप इन चीजों को अलग अलग याद करो, या फिर आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो मैंने सूत्र बताए हैं वो आप याद कर लो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि अगले वीडियो में सूत्र किस किस चीज का लिखना है, क्या क्या बातें करनी है। आप जो भी कहेंगे, जिस तरीके से आपकी डिमांड होती है, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें जॉब लगना है। जरूरी नहीं है कि हम उस हिसाब से पढ़ें जिस हिसाब से आप कहें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगला मैं कौन सा वीडियो लेके आऊँ। तो KR नारायणन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया। उसके बाद बात करें कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी
वाजपेयी उस समय के अपने प्रधानमंत्री थे। बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष कौन था या इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, यहां पे साथियों थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं। देखो इस समय अध्यक्षता की है पीएम सईद ने। इस समय अध्यक्षता किसने की है? पीएम सईद ने। साथियों आपको बता दूं ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। ये क्या थे उस समय? लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है एकमात्र उपाध्यक्ष जिसने संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की, क्यों करी साथियों? समझना कहानी को। बात है भाई 3 मार्च 2002 की, और अपने उस समय अध्यक्ष थे जीएमसी बाल योगी। लोकसभा के अध्यक्ष थे उस समय जीएमसी बाल योगी। आपने पढ़ा होगा लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी थे, और इस बाल योगी की पद पर मृत्यु हो गई। साथियों देखना 3 मार्च 2002 को उस समय लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की पद पर मृत्यु हो गई है। पद पर मृत्यु, पद पर मृत्यु हो गई। आपको पता ही है कि अगर अध्यक्ष की पद पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। इसलिए 26 मार्च 2002 को जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया उसकी अध्यक्षता किसने की? उस समय के तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष पीएम सईद ने की। और साथियों अगर हम बात करें कि वो क्रमानुसार कौन सी लोकसभा थी, तो वो जो लोकसभा थी वो थी 13वीं लोकसभा। तो प्यारे साथियों ये भारतीय संसद के इतिहास के 3 संयुक्त अधिवेशन थे। इसके बाद ये अगर इस संयुक्त अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के मत, जो पहले मैं बता चुका हूं, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा पारित कर लिया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास विचार हेतु भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये हमेशा के लिए कानून बन जाता है। तो प्यारे साथियों ये संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया थी, और संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले आज जो हमने पढ़ा है वो साधारण विधेयक पढ़ा है। अब तक साधारण विधेयक की जो विशेष चर्चा थी उसमें आपको जो ध्यान देना है वो 3 प्रकार के संयुक्त अधिवेशन है। तीनों पुनः दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाना है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो में सारे मिल जाएंगे। कौन कौन बुलाता है, क्या करता है, यहाँ पे जो चीजें ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी कि पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ। सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। 6 सवाल है। मैंने कहा था संयुक्त अधिवेशन के नाम से कम 20 सवाल देके जाऊंगा, और मैंने आपको 25 से 26 सवाल दे दिए हैं। 6 सवाल दिए हैं। कब बुलाया गया, कारण क्या था, अध्यक्षता बुलाने वाला कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, अध्यक्षता किसने किया, और साथियों यहां तक भी बता दिया है कि किस लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए थे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि मैंने एक बात पढ़ी है, कर भला तो हो भला। आप लोग अपने साथियों का सहयोग करें, इसी से हमारा सहयोग होगा। आपका जो ये डेडिकेशन है, आप लोग जो हमारे लिए जो कार्य करते हैं, यही हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। साथियों शब्दों में बड़ी ताकत होती है। अगर आपके शब्द सकारात्मक हैं तो आप बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। अगर आपके शब्द नकारात्मक हैं तो मायूसी छा जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप एक सकारात्मक, गीता में लिखा हुआ है कि यदि आप एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं तो पूरा माहौल अच्छा हो जाता है, और अगर आप चेहरे पे मायूसी और नकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं तो पूरे माहौल में मायूसी छा जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको लगे कि हमने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं कि हमने इसे पढ़ा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय माइंड। इसी के साथ ही क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कर दी क्या?